हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिछली क्लास से आगे शुरू करेंगे। अब तक हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमें कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए ताकि हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट को डिफ़ाइन कर सकें। जो स्टेट में चेंजेस होते हैं वो उन वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं। वेरिएबल्स थे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वेरिएबल कंपोजिशन के साथ किसी तरह की सिलेबस में कोई इक्वेशंस या डेरिवेशंस इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो हम कंपोजिशन कांस्टेंट लेके चलते हैं। वेरिएबल बचे तीन: प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि सिस्टम की स्टेट को डिफ़ाइन करता है। अब हम देखते हैं इन वेरिएबल्स को अगर हम किसी को कांस्टेंट रखें, किसी को वेरी करें, तो हम किस किस तरीके से थर्मोडायनेमिक स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं। स्टेट 1 से स्टेट 2 या इनिशियल टू फाइनल जब हम चेंज करते हैं, तो हम अगर किसी वेरिएबल पर्टिकुलर वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं या वेरी करते हैं, तो उसके हिसाब से उस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स, जैसा नाम से है कि थर्मल टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। हम कह सकते हैं कि सिस्टम स्टेट 1 से जब से स्टेट 2 में गया तो डेल्टा टी 0 था। दैट मीन्स जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम करेंगे कि भाई इस P1 और V1 रहा होगा और ये P2 और V2 हो गया। दैट मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा प्रोसेस कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड थिंग, अगर हम ऐसा सिस्टम लें जो आइसोलेटेड है, हमने बाउंड्री पढ़ी थी, हमने बताया ऐसी रिजिड बाउंड्री जो न तो मैटर को न ही एनर्जी को ट्रांसपोर्ट होने दे, तो ऐसी बाउंड्री से क्या होगा, हीट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नली कोई हीट का लेन देन नहीं हो। हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, नो चेंज इन हीट। हीट में अगर किसी तरह का कोई चेंज नहीं है तो हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। नो चेंज इन हीट, डेल्टा Q इक्वल्स टू 0। जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ऐसा कब होगा, जब सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी है ये, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। थर्ड, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक दैट मीन्स डेल्टा P इक्वल्स टू 0। P में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा P इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में स्टेट 1 से 2 में जाएंगे तो चेंज किस में होगा, चेंज होगा टेम्परेचर में और वॉल्यूम में। फोर्थ प्रोसेस हो सकता है कि अगर हमारा वॉल्यूम दैट इज 0, इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको कहा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें चेंज किस में होता है, चेंज होता है प्रेशर में और टेम्परेचर में, लेकिन वॉल्यूम क्या रखा जाता है, सिस्टम का कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। 4 तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज़ को, जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम 4 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करें, एट ए टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, तो ऐसा प्रोसेस कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर किसी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं हो बाउंड्री से, तो कहलाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर प्रेशर जो है पूरे सिस्टम में, पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो कहलाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। और अगर
वॉल्यूम पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहता है तो कहलाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। और एक प्रोसेस और है, फिफ्थ प्रोसेस, मैं ऊपर लिखता हूँ फिफ्थ, जिसको कहते हैं साइक्लिक। इसमें वेरिएशन प्रेशर में, टेम्परेचर में, वॉल्यूम में हुआ होगा, बट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस सिस्टम वापस बैक टू किस सिस्टम चला, स्टेट फर्स्ट से सेकंड में गया, थर्ड में गया होगा, बट बैक टू स्टेट फर्स्ट। देन आफ्टर सेवरल चेंजेस और आफ्टर सेवरल प्रोसेसेस सिस्टम इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल टेम्परेचर को रिगेन कर लेता है। ऐसा सिस्टम कहलाता है, ऐसा प्रोसेस कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। तो जनरली थर्मोडायनेमिक्स में जब हम बात करेंगे, जब किसी तरह के प्रोसेस की चेंजेस की बात करेंगे, तो ये चीज़ें हम बार बार कंसिडर करेंगे कि आइसोथर्मली वर्क हो रहा है, एडियाबेटिक वर्क हो रहा है, या आइसोबारिक प्रोसेस हुआ, जो सिस्टम में किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो बची हुई प्रॉपर्टीज़ की स्टडी जब करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में इस तरह के प्रोसेसेस को इस तरह के नाम दिए जाते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में जब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो हम बहुत सी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। जब इन प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है, प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है। नेचर जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि वो सब्सटेंस पे उसकी डिपेंडेंस कैसी है, सब्सटेंस की क्वांटिटी पे उसकी डिपेंडेंस कैसी है। देखो प्रॉपर्टी, इसे सिस्टम की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। सिस्टम, हमने कोई सिस्टम लिया, उसकी हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं प्रेशर की बात करूं और टेम्परेचर की बात करूं और एनर्जी, कोई भी एनर्जी की बात करूं, वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी जनरलाइज्ड वे में हम बात करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ की। इससे बेटर है आप यहाँ कंपोजिशन ले लें एक बार, ताकि समझने में सरलता हो। तो वॉल्यूम, अगर मैं सिस्टम में पार्टिकल्स का नंबर बढ़ाता हूँ, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ाता हूँ तो कंपोजिशन बढ़ेगा। मान लो मेरे पास 1 लीटर वाटर था, मैंने उसमें 1 लीटर और ऐड किया, तो 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ हो गए 111 मोल्स, डबल किया मैंने उसको। जब 55.5 मोल्स वाटर के हैं तो वो 1 लीटर वॉल्यूम कवर कर रहा है। जब मैं 1 लीटर और ऐड कर रहा हूँ तो वॉल्यूम हो गया डबल, दैट मीन्स ये भी राइज़ कर रहा है। लेकिन अगर उस वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री था, जो ऐड कर रहा हूँ उसका भी 10 डिग्री था, तो दोनों का टेम्परेचर मिलके 20 डिग्री नहीं होगा। दैट मीन्स टेम्परेचर जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव नहीं है। अगर 1 मोल सब्सटेंस 1 लीटर वाटर सब्सटेंस की एनर्जी मान लो 1000 किलो कैलोरी थी, तो जब 2 मोल होंगे तो 2000 हो जाएगी, क्योंकि हर पार्टिकल उसकी एनर्जी कंटेन करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स राइज करेगा तो एनर्जी कंटेंट उस सिस्टम का राइज करेगा, तो एनर्जी। लेकिन टेम्परेचर देखो आप, टेम्परेचर में किसी तरह का चेंज नहीं हुआ। अब आप बात करें कंसंट्रेशन की, हमने बात की नंबर ऑफ मोल्स की, अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो सिस्टम लिया उसी सिस्टम को रीऐड किया। ऐसा क्यों होता है? तो प्रॉपर्टीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव, दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, और दूसरी हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। दैट मीन्स इनको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन नेचर। ये नहीं है।
अगर मैं सब्सटेंस की में नंबर ऑफ मोल्स राइज करता हूँ, पार्टिकल्स का नंबर राइज करता हूँ, तो प्रॉपर्टी क्या और उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। जिस प्रॉपर्टी की हम स्टडी, जैसे वॉल्यूम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एनर्जी है, इन ये सब राइज करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी कैसी हैं? ये प्रॉपर्टी जो भी राइज कर रही हैं वो सारी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव नेचर की हैं। इंटेंसिव वर्ड का मीनिंग है जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, है ना। एक्सटेंसिव को बोलते हैं मात्रात्मक गुण, अर्थात मात्रा पर आधारित गुण। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग हो गया मात्रा स्वतंत्र गुण, जो मात्रा पे डिपेंड नहीं करता, जैसे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। हम अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लें तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? इंटेंसिव हो जाती है। बेस्ट एग्जांपल इज कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोल्स in per unit volume, that is concentration. Concentration is a intensive property. हम ये प्रॉपर्टीज़ को इंटेंसिव या एक्सटेंसिव वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है, मान लो एक एक्सपेरिमेंट इंडिया में हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट किसी फॉरेन नेशन में हो रहा है। तो इंडिया में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह अगर हम देखें, और वहाँ जो है कंपोजिशन, हमारे पास मान लो सब्सटेंस 5 मिलीग्राम है, उनके पास जो सब्सटेंस है वो मान लो 6 मिलीग्राम है। तो जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं, जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अलग अलग आएंगी। लेकिन अगर हम उसको मोल्स की बजाय या ग्राम्स की बजाय, किलोग्राम मास की बजाय हम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लें, तो जो वैल्यू वहाँ आएगी वही वैल्यू हमारे यहाँ आएगी। क्यों? क्योंकि वो पर यूनिट वॉल्यूम में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम पर यूनिट मोल एनर्जी कैलकुलेट कर लें, जिसे मोलर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, अगर हम मोलर एनर्जीज कैलकुलेट कर लें, ऐसे ही हम हीट, स्पेसिफिक हीट वगैरह कैलकुलेट करते हैं। अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर लें, डेंसिटी एक एग्जांपल है। अगर मास की बात करूं, अगर 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम ऐड करूंगा तो 2 किलोग्राम हो जाएगा। उसमें नंबर ऑफ, उसका वॉल्यूम भी 2 किलोग्राम के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम अगर लूँ, दैट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी जैसे 5.6 ग्राम पर मिलीलीटर या किलोग्राम पर लीटर है, यही डेंसिटी आयरन का कहीं भी सैंपल आप लेंगे, अगर प्योर सैंपल है तो उसकी डेंसिटी यही होगी। दैट मीन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी नहीं करती प्लेस टू प्लेस, लैब टू लैब, एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका जो ये वेरिएशन है उसको रिमूव करने के लिए हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हो सकती हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का बड़ा पीस लो, छोटा पीस लो, स्मॉल पार्टिकल लो, कोई डिफरेंस नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उस सब्सटेंस की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से क्रिएट हुआ है वही रहेगा, उसकी साइज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। एनर्जी डिपेंड करती है लेकिन मोलर एनर्जी नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ यू हैव डिवाइडेड द मोल्स, यू हैव डिवाइडेड द एनर्जी बाई मोल्स, सो इट बिकम इंटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाइडली एक्सेप्टेड हैं, ईजी टू कंपेयर द एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसलिए हम थर्मोडाइनमिक्स में भी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक यूनिट पढ़ते हैं। जितनी भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ, एनर्जी, अलग अलग तरह की एनर्जी है, आगे बात करेंगे, वो सभी एनर्जीज़ हैं उनकी भी मोलर प्रॉपर्टी लेते हैं, वॉल्यूम भी मोलर लेते हैं, और बाकी जो भी स्पेसिफिक हीट वगैरह सब मोलर सब्सटेंस यूज़ करते हैं। उसका सिग्निफिकेंस यही है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ लैब टू लैब जो रिजल्ट्स आ रखे हैं उनको यूनिवर्सलाइज किया जा सके, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बन सकें। ओके, नाउ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पहली क्लास में भी हमने बोली थी कि थर्मोडायनामिक्स ये बताती है कि कोई काम स्पॉन्टेनियसली होगा या नहीं होगा, या कोई चीज़ रिवर्सिबल होगी या नहीं होगी। तो प्रोसेस को हम इस तरीके से भी, एक तरीका हमने देखा कि हम जो पॉसिबल वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में से किसी को कांस्टेंट रखें, उसके बिहाफ पे उसका नॉमेनक्लेचर होता है आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, और समटाइम्स फॉर द स्टेट ऑफ सिस्टम कि सिस्टम सभी स्टेट में प्रोसेस होकर वापस इनिशियल स्टेट में, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। सेकेंड वे ऑफ थिंकिंग इज़ कि कोई प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल है या कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो इसको हम कहेंगे रिवर्सिबिलिटी की जो बात है, रिवर्सिबल है या नहीं है। तो रिवर्सिबिलिटी की जो बात है इसको समझने के लिए एक बहुत
सरल सा डेली लाइफ का एग्जांपल है। अपने घर में कोई भी छोटा बच्चा है, आप उसको बिना उससे सवाल जवाब किए आप कमरे में घुसे और आपने उसको एक यू हैव जस्ट स्लैप्ड हिम, आपने एक उसको चांटा लगा दिया। अब उसकी 3 रिएक्शंस हो सकती हैं। चांटा लगाते ही वो भाग जाए आपसे दूर रोता हुआ, दैट मीन्स आपने कोई एक्शन किया, उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उस एक्शन की जो है गति वो यूनिडायरेक्शनल थी, उसका मोशन फ्लो था यूनिडायरेक्शनल था, एक दिशा में काम हुआ। बट सेकेंडली वो आपको कुछ नालायक, गधा या इस तरह के शब्दों से संबोधित करे, दैट मीन्स वो जानता है कि वो आपको वापस नहीं बीट कर सकता, लेकिन ही जस्ट अपोज्ड यू, he just tried to oppose you. That means some kind of reversibility is there. कुछ रिएक्शन हुआ। बट थर्ड थिंग इज, जैसी आवाज़ पहले आई वही आवाज़ दोहराई जाए, नाउ द चिक इज योर्स, तो हम कहेंगे सिस्टम कंप्लीटली रिवर्सिबल है। तो हम इसे 3 तरीके से देख सकते हैं, इरिवर्सिबल, क्वासी रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल सिस्टम जो एक दिशा में चल रहा है, रिवर्सिबल सिस्टम जो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड क्वासी रिवर्सिबल सिस्टम ये हायर क्लासेस में देखते हैं। हमारे यहाँ हम 2 तरह का सिस्टम देखेंगे। रिवर्सिबल कोई प्रोसेस है वो या तो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। दैट मीन्स सिस्टम या तो स्टेट इनिशियल से फाइनल की ओर जा रहा है या फाइनल से इनिशियल की ओर भी आ रहा है। तो रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी के बिहाफ पे भी हम प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस।